हेलो दोस्तों, मैं IITian कांतनु आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल साइको IITian पे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोग पिछली क्लास में फंक्शंस ख़त्म किए थे, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले एक नोट पॉइंट लगा के लिखिएगा, देखिएगा। पहले एक बात बता दो हमें, आ जाओ। देखो एक बात बताना, हम जब कल पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़े थे? फंक्शंस पढ़ रहे थे। फंक्शन हम लोगों ने क्या देखा था कि दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को ही तो वो दिखाता था, एक रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा था, हाँ या ना। तो जरा आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए पहले एक नोट पढ़ लगा के लिखते हैं, फिर आप लिखिएगा। देखना, हम कह रहे हैं ना गुरु कि बताओ कि रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कहा का गुरु? अरे देखो तो, बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। कौन कौन सा सर तरीका है जरा देखना। एक तरीका हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था, फंक्शन कर। अच्छा देखो आपका ए फंक्शन। और दूसरा तरीका क्या था सर? दूसरा तरीका था बाई ग्राफ मेथड से, जो हम लोगों को आज सीखना है। ठीक है, मतलब कोई दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को दिखाना हो तो हमें फंक्शन से दिखा सकते हैं या फिर ग्राफ से दिखा सकते हैं। सर ग्राफ क्या होता है? ग्राफ भी दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को दिखाने का ही एक तरीका है। सर क्या होता है? जरा एक लाइन पहले लिखते हैं। सर क्या है? जल्दी से जरा छापते चलना गुरु। ए रहा, ए गयो अपने घर। आ जाओ आगे। करा सर देखो, तो अगर हम ग्राफ पे कर हेडिंग डालें, सर ग्राफ क्या होता है? देखो ग्राफ का अगर हम डेफिनेशन लिखने जाएं तो कहेंगे सर ग्राफ इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। करा कौन सा रिश्ता? ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सर नहीं समझ में आया हमें, हम आपको बताते हैं कि कैसे समझ में आएगा। जो हम समझाए देते हैं तुमको, ना समझ में आए तो तुम्हें हम मदारी की नाच नचा दी हो। देखो इधर, कहा सर कैसे? एक बात बताओ, हम ना कुछ पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर क्या? जरा देखना, एक बात बताओ, हम तुमसे कहते हैं ना कि से y डिपेंड्स अपॉन x, से y डिपेंड्स अपॉन x। कहा सर इसमें नया क्या चीज़ है? ये तो हम ऑलरेडी पढ़ करके आ चुके हैं। अगर y डिपेंड्स अपॉन x कहने का मतलब है x सर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, हाँ या ना। कहा ठीक है सर, मतलब कह सकते हैं कि तो आपने यहाँ लिखा सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, और ये वैल्यू हम दिए हैं आपका एक्स स्क्वायर के पास दिए हैं। ठीक है, कहा ठीक है। अब ये तो क्या हुआ? एक आपका y और x दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को दिखाने का फंक्शन वाला तरीका है। सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? तो एक बात बताना सर, हम पढ़ के आए हैं कि जो ये वाला मेरा आपका था, यह आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। कहा ठीक है सर, क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक बात बताना गुरु, ये वाला क्या था सर? ये मेरा ना डिपेंडेंट वेरिएबल था। क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था। अच्छा, अब देखो एक बात तुम्हें बताते हैं, दुनिया का कोई भी फंक्शन का अगर उसी चीज़ के रिलेशन को अगर ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे सर। क्या? कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, y की वैल्यू x के टर्म में लिखा हुआ है। कहेंगे ठीक है सर। फिर क्या करेंगे? x की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे। मतलब x की वैल्यू आपने 1 रखा, उसके करस्पॉन्डिंग y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगा वो आप निकालेंगे। सर कैसे? देखो हम कहें ना, हम कहें दैन तो दीन बोलिए तो देखो जरा, तो हम कह रहे हैं कि नाउ, हम कहें कि नाउ इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कहेंगे? तो हम बताओ कि अगर y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, कुछ और नहीं, तो बताओ कि हम यहाँ पर सबसे पहले एक बनाते हैं अलग अलग बॉक्स, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए। कहा सर इससे क्या फ़ायदा? देखो जरा हम बताते तुम्हें। देखो एक बात होता ना,
कि अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इसके जस्ट तुरंत बाद, तो वहाँ पर हम एक लीनियर इक्वेशन नाम के चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पर उसका पावर हमेशा वन, लीनियर इक्वेशन का मतलब उसका डिग्री 1 होना चाहिए। सर डिग्री नहीं समझ में आता है। आप 10th क्लास में पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में आपने डिग्री डिफाइंड किया होगा। पॉलिनोमियल भी कुछ और नहीं, वो भी एक टाइप का फंक्शन ही तो था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वहाँ पर डिग्री आप डिफाइंड क्या करते थे, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल्स अकर होने वाले उसका मैक्सिमम पावर क्या होता था, कुछ कंडीशन वहाँ पर लगाते थे कि सर वहाँ पर वो जो मैक्सिमम पावर होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? ठीक है। उसी तरह से कहा सर हम यहाँ पर देता हूँ कि y इक्वल टू हम निकालते हैं f(1) निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू हमने 1 रखा। कहा ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया सर, y का वैल्यू 1 ही आएगा। मतलब अगर y इक्वल टू हम कितना निकाल, जब x की वैल्यू आप 2 रखिए, इसको अच्छा से लिख देना। तो आपको कहेंगे सर ये कहाँ लिख रहे हैं, हमको नहीं बुझाया है। हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, तो इसी को आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू f(1) भी लिख दीजिए गुरु। कहा ठीक है सर, ये 1 आएगा। आप x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू f(2) आ रहा था, आप यहाँ पे 4 लिख पा रहे थे। सर x इज इक्वल टू 3 था, यहाँ पर y की वैल्यू f(3) रखेंगे, इसका वैल्यू आपका 9 के बराबर आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर इससे फ़ायदा क्या होना, देखो एक बात और हम कहते हैं, ग्राफ का शेप उतना ही अच्छा होगा जितना आप ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए तो मिनिमम आपके पास 2 ही पॉइंट होगा, तो वह ड्रॉ हो जाएगा। मगर आपको अगर उसके अलावा हो, जो लीनियर इक्वेशन ना हो, जिसका पावर आपका 1 से ज़्यादा हो, अगर वैसे वेरिएबल्स के लिए का ग्राफ अगर आपको बनाना हो, तो आप कोशिश करेंगे जितना से जितना ज़्यादा वैल्यू ले सकें उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेट शेप देगा वो। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? मगर हमें उतना करना नहीं है, हम लोग को एक रफ स्केच ही सीखना है। ठीक है, आ जाओ आगे। तो सर यहाँ पर हम x लिख लेते हैं आपका, यहाँ पर हम y लिख लेते हैं। ठीक है सर, x की वैल्यू 1 था तो y की वैल्यू 1 था, x की वैल्यू यहाँ पर 2 था तो y की वैल्यू आपका 4 था, x की वैल्यू 3 था तो y की वैल्यू 9 था। मेरी बात समझ, इसी तरह से आप और ढेर सारा वैल्यू लेंगे। ठीक है सर, इसका करेंगे क्या, इसका हम करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, जिसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हम 10th क्लास में, देखो एक बात बताना, कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग अगले चैप्टर वेक्टर में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हम लोग राइट हैंड पाम रूल से एक्स और वाई और जेड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो हर एक चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हल्का सा बस यूज कर लेना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इतना तो आशा आता है। करा है मुंगेरी लाल जा देख। एक बात बता गुरु, एक बात बताओ, हम कह रहे हैं ना सर कि देखो भाई ये बनता काहे नहीं है हो, ये तुम ऐसे काहे हो जाता है। देखो जरा ये देखो, अब ना ये मुंगेरी लाल नहीं सुधरने वाला, ये आ जाओ। ठीक है, ये आ गया ऐसे। कहा ठीक है सर, हम इसका क्या करेंगे, तुम करो कुछ नहीं, इधर आपने इसको x एक्सिस मानो, इसको आप y एक्सिस मानो। कहा ठीक सर, फिर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर आप ड्रॉ करते थे, याद है कुछ, ये 1 रहता था, ये 2 3 4, इस तरह से x इसके करस्पॉन्डिंग जितना x की वैल्यू देखो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना था, 1 था। फिर यहाँ पे पॉइंट, इस तरह से पॉइंट बनाएंगे तो इसका कुछ एक शेप मिलेगा। हम इसे डायरेक्ट हमें याद है तो हम बता सकते हैं, इसको आपको भी याद हो जाएगा, चिंता मत करो। जब हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे लास्ट टॉपिक, तो बेहतर ढंग से हम आपको समझाएंगे। तो इसका जब आप ग्राफ बना पा रहे हैं नहीं तो आपको कुछ का शेप ये वाला ऐसे मिल रहा होगा। मतलब हम यही बात कहना चाहते हैं कि इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन के लिए, मतलब y और x के बीच रिश्ते को दिखाने के हमारे पास एक ग्राफ भी था। अच्छा, ये ग्राफ क्या बता रहा है सर, ग्राफ यही तो बता रहा है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ हम एक नोट पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। कहा क्या सर, तो ज़रा देखो एक ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट किन्हीं को लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, आज के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करके वहाँ से ये वाले आज क्लास के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक नोट पॉइंट लगा के लिखें क्या सर। कहा क्या, हम कह रहे हैं कि देखो बताओ क्या, हमने कहा ग्राफ जस्ट गिव्स द values of dependent variable for different values of independent variable। कहा ठीक मास्टर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेरी बात समझ में आ रहा होगा मुंगेरी लाल का। ठीक चुक
कहा देखो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं, आगे वाला एंगल क्या होता है, पीछे वाला एंगल क्या होता है, आज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि वही चीज़ें हम लोगों को यूज ही करना है। हम लोग स्लोप वगैरह तो बस नाम का जानते हैं, बाकी स्लोप की इक्वल टू हम लोग पढ़ेंगे। आप तो पढ़ा होगा tan ऑफ थीटा पढ़ेंगे, हम यहाँ पर उसी को हम लिखेंगे tan ऑफ आगे वाला एंगल। आगे वाला एंगल क्या होता है, पीछे वाला एंगल क्या होता है, बस 5 मिनट और वेट करो, वहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको पहले बता देते हैं। आपका यहाँ पर लिखते हैं, आपका लिखिएगा कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो एक बात बताना, पहले तो इक्वेशन किन्हीं को नहीं पता तो हम पहले बता देते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ के आए ना y = x², तो आपने क्या कहा सर कि y = या ऐसे कोई एग्जांपल ले लो कि y = x² + 2x + 3 है, तो y = f(x) है। इसी की वैल्यू अगर y = f(x) की वैल्यू के बराबर अगर 0 पुट कर देते हो तो यही फंक्शन इक्वेशन का रूप लेता है, मतलब एक्सप्रेशन वही इक्वेशन बन जाता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी सब इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है यहाँ पर, आप मैथ्स में सीख लेंगे। जितना से हम फिजिक्स सीख सकते हैं हम उतना ही आपको पढ़ाएंगे यहाँ। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज गिवन एज क्या सर, ये वाला दिया हुआ है आपका ax + by + c = 0। कहा कैसे मास्टर, +c = 0, जहाँ पर आप a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकता था, और सर a b c कुछ और नहीं, ये आपके आर कॉन्स्टेंट्स थे, मेरी बात समझ रहे होंगे। कहा ठीक है सर। अच्छा, एक बात और तुमसे पूछ ले, अगर ये समझ में आ गया, इसका जरा हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, बस यहीं से हमें स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट मिलेगा। कहा क्या सर, जैसे हमने कहा ना गुरु, अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल्स। कहा ठीक सर। एक बात बताओ, कैसे हमने कहते हैं कि हमने फिर वही चीज़ सीखेंगे सर, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या। हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन पहले लेते हैं, उससे हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कहा सर कैसे, देखो एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो कि आपका कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, आपका 2x + 3y = 24 ले लेते हैं हम आपका। कहा ठीक है सर। हम क्या करेंगे, हमने क्या कहता, अगर कोई भी वेरिएबल्स का या फंक्शंस का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। कहेंगे सर एक बात बताइए, अगर ऐसा बात है, अगर x + 3 = 0 रहे तो यहाँ तो एक ही वेरिएबल है, तब कैसे हम लिख लेंगे। भैया वो स्पेशल केस होता है स्ट्रेट लाइन का, वहाँ पर वो कुछ और नहीं। अगर x = समथिंग होता है तो वह y एक्सिस के पैरेलल होता है, अगर y = कांस्टेंट होता है तो वह x एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, बाकी वो हम डिस्कस भी करेंगे, चिंता ना करो। आज पूरे तरीके से हम स्ट्रेट लाइन जितना यूज होने वाला है हम लोगों का, उतना पूरा एकदम उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, देखो एक बात होता तो सर हम क्या करते हैं ना, आप अब बच्चे रहे नहीं का पहले वैल्यूज निकाल लो अलग अलग टर्म्स के और फिर ड्रॉ करो। हम आपको एक तरीका बताएंगे। अगर आपको बेसिक साथ ही स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 ही चीज़ होगा, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे वो सिखा देंगे। सिर्फ 2 वैल्यूज लेने हैं, उससे करस्पॉन्डिंग एक रफ स्केच हमें बना लेना है। ठीक, कहा कैसे, एक बात बताओ, हम कहते हैं ना पहले आप x यहाँ लिख लो, यहाँ पर y लिख लो, तो x का वैल्यू आप 0 पुट करो तो y का वैल्यू कितना आया सर, 8 आया। ठीक है, फिर आप y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 12 आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब मान लो कि अगर y का वैल्यू हम अगर 4 लेते हैं तो बताओ कि 2 का वैल्यू कितना आएगा, 4 तिया 12 और 2 छक्के 12 आ रहा है, 6 दूना 12 4 तिया 12। ठीक है, ये वैल्यू आया। फिर इसका आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपका रिप्रेजेंट करेंगे। सर कैसे, देखो जरा, एक सेकेंड, ये वाला हम इसे कर देते हैं गुरु। एक क्या क्या कर रहे हैं हम भाई, तू आज ही हो। ये मान लो कि आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। कहा ठीक है सर, आप ये x एक्सिस मेरा, ये आपका y एक्सिस है। फिर देखो क्या करेंगे, आप यही वाला x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आप ड्रॉ करेंगे। आप पाएंगे कि इसका जो शेप मिल रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है। हमें बस इतना ही जानना था कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कुछ और नहीं, वह एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, तो जरा लिख लेते हैं पहले कि हमने क्या, आप ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, x 0,8, तो x बराबर 0 और y बराबर 8, तो यहाँ मान लेते हैं 0, आपका 8 रहा होगा। और अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ करना आपको हम बताएंगे, चिंता ना करिए। फिर x बराबर 12 और y बराबर 0। जब आप इसे बना रहे होंगे तो आपका ग्राफ ये वाला मिल रहा था, ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा। यहाँ से सर सीखे क्या, यहाँ से बस हमें एक ही पॉइंट हमें याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कुछ और नहीं, वह एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हम समझते हैं कि बेसिक स्ट्रेट लाइन का टर्म्स क्या क्या उससे एसोसिएटेड है, जैसे स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, अलग अलग इंटरसेप्ट, अलग अलग फॉर्म उसका इक्वेशन क्या होता है। हम लोग को दो से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, वो आप मैथ्स में सीख लेंगे, ठीक है। जरा आगे आ जाओ। कहा ठीक सर, तो हम यहाँ से एक चीज़ सीख लिए क्या गुरु, अगर हम यहाँ से एक स्टार लगा के लिख सकते हैं क्या कि कुछ और नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा एक बात और, तुम्हें सर क्या वन वेरिएबल वाला नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वन वाला भी करेगा, चिंता ना करना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। मेरी बात समझ में पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन, यही तक हमें ज़रूरत था। आगे आ जाओ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, ठीक है। देखो जरा आगे आ जाओ। हम क्या कहें कि हमें बस इतना ही सीखना था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था सर, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन हेडिंग डालते हैं और इसे एकदम मस्त पढ़ते हैं, एकदम इत्मीनान से। मुंगेरी लाल एक बात बताएं हम तुमको, कहा का ये देखो बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन हम बताएं तुमको, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। कहा ठीक मास्टर, इसे देखो हम जरा करामती बना दें। कहा ठीक, ये लिखा जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा लिखा गया, ठीक है। आ जाओ आगे देखना सर, बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। पहले तो स्ट्रेट लाइन क्या था कि सर ये वाला कुछ और नहीं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जरा लिखना कि जनरल, ओ भाई जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कहा ठीक सर। अच्छा तुम हमसे एक सवाल पूछोगे सर, जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जनरल इक्वेशन कहने का मतलब है ना गुरु कि दुनिया का जितना भी स्ट्रेट लाइन होगा वह इसी फॉर्म का होगा, इसी से मिलकर वह बना होगा, ठीक है। कर कैसे करते वही तो हम लोगों को अभी सीखना है। अब आगे आ जाओ, ये वाला हो गया, जहाँ पर आप कह सकते हैं सर ये कुछ और नहीं, जहाँ पर आपका ए और जो बी होने चाहिए आपके वह 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। कोई एक 0 हो जाएगा तब भी वो रिप्रेजेंट करेगा, मगर जनरल इक्वेशन वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आगे समझ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ए बी सी जो हमारे हैं वो मेरे कांस्टेंट हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। आगे देखो जरा, अब हम समझते हैं, लिखिए आप हेडिंग डालेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विथ अ स्ट्रेट लाइन। जरा हेडिंग डालेंगे इसे और जरा अच्छे से, एकदम अच्छे से समझना। आओ देखते हैं जरा, ए भाई तो इसे काहे लिखा रहे हो। ये आ जाओ। तुम्हारे लिए देखो हम कलरफुल फुल बना देते हैं। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन को क्या लिख दिया भाई, गजब है। अब इसको हम कैसे करें, इसको ठीक से इसको कैसे करें। अच्छा चलो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। हेडिंग डालिए, क्या हमने लिखा था, बेसिक्स ऑफ टर्म्स एसोसिएटेड
टर्म्स एसोसिएटेड विथ स्ट्रेट लाइन, विथ स्ट्रेट लाइन। देखो जरा, देखो स्ट्रेट लाइन, अबर हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन। जब अबर मत होइए भाई, ये देखो हुआ भाई, लिखा जी हो। अबर ठीक लिखा गया, ठीक है। आ जाओ, ये देखो क्या लिखा रहा है, यहाँ तक आगे आना है हमें। पहला आप हेडिंग डालेंगे सर, क्या होता है आपका स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप को हम लोग स्मॉल m से दिखाया करेंगे। पहले तो आप स्लोप का डेफिनेशन लिखो जो हम लोग को मैथ में पढ़ना है, बाकी तुम्हें हम अपने तरीके से बताएंगे जिससे के थ्रू हम लोग पूरी फिजिक्स में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्ट्रेट लाइन को हम डिफाइन करता है कि मेरा काम बस आसान हो जाए। जैसे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आप देखेंगे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो कुछ और नहीं, वह डिस्प्लेसमेंट देता है। पक्का? अरे नहीं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन अगर आपका पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाए तब क्या होता है, वो यही चीज़ें वहाँ आउटपुट कराएगा। तो कोशिश करना कि आज की क्लास इत्मीनान से बैठकर पढ़ लो अच्छे से। हैं, देखो जरा, तो लिखना पर इसका डेफिनेशन पहले लिखो स्लोप का। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज डिफाइंड एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन, एक सेकंड, डिफाइंड एज tan of inclination of line with x एक्सिस। अब देखो भाई एक्स एक्सिस से क्यों हम कह रहे हैं भी रुक जाना, विथ ए भाई तो ऐसे काहे होता है, विथ एक्स एक्सिस along एंटी क्लॉकवाइज सेंस, along एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सर हमको ना ही बुझाया, हम देखो तुम्हें बुझाते हैं। एक बात बताओ, मान लो कि गुरु ये आपका कोई एक्स एक्सिस था, कहा ठीक है सर, ये आपका कोई एक्स एक्सिस, ये आपका कोई एक लाइन है। ये हमने क्या कहा सर, ये वाला एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस, और ये वाला आपका लाइन था। हमने मान लिया कि ये वाला थीटा एंगल है। सर एक बात देखना, एक बात बताओ कि अगर हम इस लाइन के थ्रू अगर इधर जा रहे थे, मेरा आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस होता है। कहा ठीक है सर। अब तो यहाँ जो हम अगर आएंगे ये आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज सेंस होगा। ठीक है, एक बात बताओ, तो अगर हम यहाँ से कहते हैं कि ये वाला जो आपका, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, वो क्या था सर, m था, और m की वैल्यू कुछ और नहीं tan ऑफ थीटा के बराबर था। हाँ या ना, ये तो मैथ्स की भाषा हो गया, मगर इतना से हम मेरा काम नहीं चलने वाला। हम लोग अपने मैनिपुलेट करके पढ़ेंगे कि सर इसको हम कैसे पढ़ें कि मेरे लिए आसान हो जाए। सर देखो जरा कैसे, हम तुम्हें एक बात बताते हैं गुरु, पहले एक थील को ड्रॉ करो जरा। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस तुम कंफ्यूज करोगे, हम जानते हैं, आगे आगे चिंता मत करना। अच्छा क्या कंफ्यूज करोगे, हम बताते तुम्हें। तुम्हें लगता है ना कि एक्स एक्सिस के साथ अगर इंक्लिनेशन होगा वही आपका स्लोप होगा, या फिर आपका एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो होता है वही जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो कोई और वेरिएबल्स नहीं हो सकता। अरे नहीं, एक्स और वाई की जगह बहुत सारे आपको वेरिएबल मिलेगा। जैसे अगर आप आगे चल के पढ़ोगे तो हमें पता है, अगर मान लेते हैं कि लिखा रहे वाई इज इक्वल टू 3t + 4 लिखा रहे, तो यहाँ पर आपका वाई और टी वेरिएबल्स हैं। मतलब यहाँ टी एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होगा उसका tan ले लेंगे तो वो आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम वहाँ पर अभी लिखेंगे कि जो इंक्लिनेशन लेना वो एक्स एक्सिस के साथ, तो हमें वो मैथ्स में एक्स वाई एक्सिस ही पढ़ना होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। पर हमें लिखना है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस नहीं, विथ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस। हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिपेंडेंट नहीं सॉरी इंडिपेंडेंट। अभी हम बताएंगे, देखो कैसे। हमने कहा ना सर ये आपका एक्स एक्सिस था, ए भाई तू यहाँ आ जाओ, ये मेरा एक्स एक्सिस था और हम अपनी तरह से डिफाइंड करें। देखो एक बात बताओ, ये जो हम इसको नाम दिए, हम ये थीटा नाम दिए और ये वाला एंगल आपका अल्फा हुआ। मगर एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्या सर, इसे हम थीटा नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम आगे वाला एंगल। देखो जरा ये क्या सर है, आगे वाला एंगल। कहा ठीक है गुरु। अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं बताओ ये अल्फा क्या है सर, ये वाला आपका पीछे वाला एंगल है, पीछे वाला एंगल।
सर एक बात बताइए हमें कि पीछे आगे वाला एंगल और पीछे वाला एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो एक बात बताओ, अभी फिलहाल के लिए एक्स एक्सिस ही मान लेना, लास्ट आते आते तो हम ये बता देंगे एक्स एक्सिस नहीं, इसे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस कह देंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स नहीं है, यहाँ फिजिक्स में आपको कभी एक्स जगह टाइम मिल जाएगा, कभी एक्स जगह आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, एक्स की जगह कभी आपको कुछ और मिल जाएगा, तो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे वहाँ पर जो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रिप्रेजेंट करना लग जाएगा। तो हमें याद क्या रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होता है उसका टेन ले लेने से मेरा एंगल स्लोप बनता है, ठीक है। देखो जरा ये आपका पीछे। सर तो आप एक बात पहले बताइए कि सर ये वाला आगे वाला एंगल को हम डिफाइंड कैसे करेंगे। हम कहेंगे देखो आगे वाला एंगल कुछ और नहीं है, आगे वाला एंगल लाइन से एक्स एक्सिस के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो पहला एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आगे वाला एंगल कह सकते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस along एंटी क्लॉकवाइज सेंस से हम आगे वाला एंगल बोलेंगे। अभी बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, चिंता काहे करते हो तुम हीरो, ये वाला, ठीक है। ये हो गया। अच्छा सर हमें बताइए कि पीछे वाला एंगल क्या होगा। सर पीछे वाला एंगल कुछ और नहीं बोलेंगे, आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन along clockwise सेंस विथ एक्स एक्सिस। अभी देखो क्योंकि एक्स एक्सिस ही हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम विथ सिर्फ एक्स एक्सिस लिख देते हैं, मगर आपको पता ही है एक्स एक्सिस नहीं, यह क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला एक्सिस है। ये भैया तू लूट जाइए हो, आ जाओ यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ लिखे, यहाँ इसको चिपका देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कहा ठीक है सर। अच्छा एक बात और बताओ, पहले इससे ज़रा छोटा कर लें, इसी में हमें सब कुछ चिपका देना है। भाई तू आ जा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है गुरु। अब देखो यहाँ पर अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो अब हम क्या करते हैं, देखना स्लोप को हम अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, वो हम अपनी तरफ से क्या डिफाइन करेंगे, m इज इक्वल टू tan ऑफ आगे वाला एंगल, अभी तो रुको, तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। आगे वाला एंगल, और जनरली हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला एंगल को ही थीटा दिखाएंगे और पीछे वाले एंगल को हम लोग क्या दिखाएंगे, अल्फा से हम डिनोट करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सर थोड़ा देखिए इसका फ़ायदा क्या है, आगे आ जाओ जरा, आगे आओ। हम अब देखो क्या बताते हैं आपको। एक बात बताना, हमने पढ़ कर आए हैं कि जब tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहता है तो वह पॉजिटिव रहता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होता है। ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं, एक बात बताओ जरा, हम कहते हैं कि इफ़ आगे वाला एंगल, अगर आपका आगे वाला एंगल को हम थीटा बोलते हैं, ये वाला थीटा दो केस में बनेगा। ये कहेगा सर आगे वाला एंगल कि अगर थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो एक बात बताओ कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो सर ये निगेटिव हो जाएगा। कहा ठीक है गुरु। एक बात बताना, अगर थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री हो मतलब कि स्लोप की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये मेरी बात समझ रहे होंगे। कहा सर ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है। अरे रुको तो तुम्हारे हम फ़ायदा तुम्हें करोड़पति आज बना ही देते हैं हम यहीं पे। ये भाई तुम ऐसे काहे होते हो हैं, हम ये को ले जाते हैं ऊपर, तुम पूरे ऊपर चल जाते हो, ये तो गलत बात है। ये देखो अब हम क्या करें, इसका करे तो करे क्या, हम ले जाते हैं सिर्फ इसको, ये भैया सब उठ के ऊपर आ जाता है। अब इसका क्या करें हम, भाई तू ही ऊपर चल जा, ठीक है अब रहने दो। ये आ गया, मेरी बात समझ गए। अच्छा सर समझाना क्या चाहते हैं, देखो हम समझाना ये चाहते थे कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा कोई स्ट्रेट लाइन है। कहा क्या सर, ये लिखो आपका स्ट्रेट लाइन, और ये मेरा रहा ये वाला
ठीक है, तो आपने क्या कहा सर, ये वाला आपने हमने थीटा माने और ये वाला हमने अल्फ़ा माना। एक बात बताना सर, यहाँ पर थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर है? कहेंगे सर ये तो सिंपल सी बात है 180 डिग्री के बराबर। कहा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये पढ़ा होगा ना कि टेन, देखो एक दोनों में खास बात क्या होगा, टेन अल्फ़ा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। हम इसी का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि ना होता क्या ना कि मान लो कि हमें 120 125 की वैल्यू, 130 की वैल्यू, 140 की वैल्यू, बहुत सारे ऐसे वैल्यू जिसका वैल्यू में नहीं पता, हम जनरली हमें याद क्या कर लेते हैं सर, जीरो की वैल्यू 45 60 इसका वैल्यू नॉर्मली हम याद कर लेते हैं, खास करके नीट वालों के लिए तकलीफ होता है, बाकी जेई वाले तो मैथ भरपूर पड़ता है, ठीक है। तो एक बात बताना, उनके लिए आसानी कर देते हैं, तो टेन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो बताओ कि सो हम यहाँ पर कहेंगे ना कि जो टेन अल्फ़ा की वैल्यू होता है वह माइनस ऑफ टेन थीटा के बराबर होगा। अक्सर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि पॉजिटिव वाला वैल्यू कौन होगा, 0 से 90 के बीच वाला, और निगेटिव कौन होगा, 90 से 180 के बीच वाला। मेरी बात मगर बट ध्यान देना क्या सर, ये जो आपका मैग्नीट्यूड वाइज जो टेन अल्फ़ा का वैल्यू होगा वह मैग्नीट्यूड वाइज टेन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में, तो कर सकते हैं कि अगर हमें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम, अच्छा अगली क्लास में लिख दी, इधर आगे आ जाओ आगे, देखो हम क्या लिख रहे हैं, अरे ध्यान 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 ध्यान, ये ध्यान हट्टी दुर्घटना घटी। हमने क्या लिखा कि बताओ कि इफ़ आगे वाला एंगल, आगे वाला एंगल मतलब आपका जो थीटा की वैल्यू है अगर वह लेस देन 90 डिग्री हो, देन स्लोप एम इज इक्वल टू, सर ये तो आसान सा काम था, टेन ऑफ आगे वाला एंगल ही लिख लेंगे। अरे बोलो, टेन ऑफ आगे वाला एंगल। कहा ठीक है सर। अच्छा अगर हम कहते हैं दूसरा केस लिखना, हम कहते हैं कि इफ़ आगे वाला एंगल इज इक्वल टू थीटा, वह ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो देखना इस केस में स्लोप कैसे लिखेंगे आप। इस केस में लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेन ऑफ, ध्यान से सुनना, टेन ऑफ पीछे वाला एंगल। कहा सर नहीं समझ में आया, देखो हम समझाते हैं, पीछे वाला एंगल मगर सुनना, यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। क्यों लगाएंगे अभी सुनना, देखो जरा हम एक्सप्लेन करते हैं। अरे रुको तो ये वाला, अब देखो कैसे हम यूज कर रहे हैं। एक बात बताओ, हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं ही हम। देखो कैसे, ये मान लो, ये भाई तो वैसे क्या है, पराठे हो, आ जाइए गुरु। ये मान लो कि आपका एक्स एक्सिस था और ये वाला एंगल हमने यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपको 60 डिग्री दिया, तो सर इसमें कौन सा काम है, एक बताओ, 120 ये वाला होगा। पहले एक देखो, हम एक बात बताते हैं सर, हमें tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू देखो आपको पता है कि √3 के बराबर होता है। मगर एक बात देना, अगर tan 120 लिखना रहे ना आपका, तो कोई बड़ी बात मत कर देना, इसको आप -√3 कर देना। हम अभी पढ़ा क्या है कि tan आगे वाला एंगल tan इज इक्वल टू tan और पीछे वाला एंगल मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है। बस जिसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू निगेटिव होगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, कोई आशा दिक्कत हो तो बता दीजिए हमको। आ जाओ इधर, ठीक है। तो ये बताओ, अगर यहाँ समय का स्लोप लिखना होगा तो सर ये तो सिंपल सी बात है, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू tan 60 के बराबर, सर tan 60 √3 होता है, ये हमने √3 लिख दिया। मेरी बात समझ रहे होंगे। सर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जरा देखना गुरु, आ जाओ गुरु, जरा आ जाओ, देखो एक बात बताओ, मान लो कि ऐसे रहता और आपको वैल्यू, और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये वाला और ये वाला वैल्यू आप मान लेते हैं कि 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे स्लोप का 120 की जगह आप 135 कर लीजिए। अगर कहने सब जगह तो बराबर ही ले रहे हो मास्टर, 1035, तो बताओ यहाँ से अगर हमें 10 क्या लिखें, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, तो क्या कहेंगे सर, tan और पीछे वाला एंगल। अरे नहीं यार, स्लोप तो हमेशा tan ऑफ आगे वाला एंगल ही होगा, मगर बताओ क्या tan आगे वाला पीछे वाला एंगल कितना वैल्यू है, 135 डिग्री है। सर इसका वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाएंगे, मगर ये वैल्यू हमें पता है सर, ये 45 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, tan ऑफ 45 कर लेंगे। आसान सा काम है मेरा। इसका स्लोप का वैल्यू क्या आ गया, एम का वैल्यू 1 आ गया। सर इसमें कौन सा बड़ा सा तकलीफ, अरे रुको तो करो, आ जाओ देखो आगे। हम कहते हैं क्या, अब
भाई ये आ जाओ, ये मान लो कि ऐसे रहता, फिर से हम वही ले लिए। रुक जा रुक जा रुक जा, ये कुछ ऐसे ले आए हम। अब देखो मान लेते हैं आपका ये एक्स एक्सिस था, रे भाई तो वैसे कहाँ हो जाता है। ये मान लो कि हमने एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाला एंगल हम अबर ले लिए 60 डिग्री या 45 ले लेते, 30 ले लेते हैं आपका 30 डिग्री। अब हम यहाँ से देखो हमें कितना आसानी होगा। अगर मान लो कि अगर हमें स्लोप लिखना होता, सर स्लोप इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि tan ऑफ आगे वाला एंगल होता, मगर सर कहाँ का आगे वाला एंगल, आगे वाला एंगल। ठीक है गुरु, तो एक बात बताओ, स्लोप इज इक्वल टू, ये आगे वाला एंगल तो हम लिख नहीं सकते। हाँ लिख सकते हैं सर, हमें पता है ना ये 130 है तो 150 होगा, सर 150 लिख लेते हैं। अब मान लो 150 का वैल्यू, कोई नीट उठ वाले जिनका 150 का वैल्यू निकालना ही ना आए, तो हम डायरेक्ट ही, देखो ये तो जनरली यूज कर रहे हैं ऐसे निकाल लीजिए, मगर हम लोग जनरली ये यूज करेंगे जब आगे वाला एंगल घटेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, पीछे की स्पीड घटेगा बढ़ेगा, वो हम उसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो बात की समझना। इसका पहले बता दो ये क्या बोले। देखो हम बोल ये रहे हैं, पहला आप ग्राफ पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो टेंजेंट क्या होता है वो हम सब डिस्कस करेंगे। टेंजेंट का जो स्लोप होता है वह देता है स्पीड देता है। ठीक है, अब स्पीड कभी निगेटिव हो नहीं सकता, उसका मतलब टेंजेंट का जो स्लोप भी होगा वह कभी 90 से ज़्यादा हो नहीं होगा। तो एक वहाँ से ये बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट ट्रू, तो उसके थ्रू वो समझ जाते हैं। फिर जब आप जाओगे वेक्टर क्वांटिटी के पास, जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी वर्सेस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप हमें पता है वेलोसिटी देता है, और हमें पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा कि अगर एंगल आपका 90 से ज़्यादा हुआ तो स्लोप निगेटिव हुआ, अगर स्लोप निगेटिव हुआ तो वहाँ पर स्पीड निगेटिव हो जाएगा। अब तुम दाची यार करिए स्पीड निगेटिव कैसे होता है, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें यूज करेंगे भैया। वो 90 से ज़्यादा होने का मतलब है कि वेलोसिटी तो निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है। ठीक है, वो डायरेक्शन बता दिया हमें, और अब हम अगर मैग्नीट्यूड देखना है मतलब स्पीड देखना है तो वहाँ पर हम पीछे वाला एंगल देखते हैं, इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, देखो आगे, तो यहाँ tan 50 बताओ कि tan 50 की वैल्यू हमें नहीं पता, मगर tan 30 तो पता है। बताओ tan 30 कितना, सर tan 30 1/√3, उसका माइनस चिपका दो ना, वही तो किसका वैल्यू जाएगा, -1/√3। आशा है आप समझ रहे होंगे, इसे कॉपी करिए, और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, अभी हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं तुरंत। ठीक, आ जाओ आगे। तो देखो हम लोगों ने स्लोप पढ़ लिया, इसका कुछ प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कुछ करवाते हैं आपको। देखो जरा, हम लिखते हैं सवाल, नहीं तो पहले ना कर लेते हैं आगे, एक साथ सवाल डिस्कस करेंगे। बाकी आप इतना समझदार हैं कि आगे वाला एंगल कितना है और पीछे वाला एंगल कितना है। ठीक है, आ जाओ दूसरा, हम लोग दूसरा टर्म हम यहाँ पर पढ़ना है आपका इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, लिख देते हैं ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखना जरा गुरु, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, भाई लिखा दी हो, देखते हैं क्या होता है। इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत बढ़िया लिखाया है। ठीक है, आगे आ जाओ। इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब समझना, जब हम स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करता है ऑरिजिन से, वो डिस्टेंस विथ साइन ही क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। सर नहीं हमको बुझाया, हम देखो समझाते हैं तुम्हें। पहले लिखना आपका इंटरसेप्ट, आपका क्या लिख दो भाई, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, या लिख देते हैं ना आपका इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट यार क्या तो इस लिखा था, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन टू द अभी रुकना, हम बता रहे हैं क्या हुआ था। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन विथ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन विथ, पहले यहाँ लिख देते हैं विथ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस
कोऑर्डिनेट एक्सिसेस विथ साइन। नहीं हमको बुझाया सर, हम कुछ नहीं बुझाया, विथ साइन हम बता ही देते हैं तुमको क्या हम लिखे हैं। नहीं बुझाया तो क्या नहीं बुझाया, ज़रा देखो। ये वाला हो गया सर, हमको बुझावत नहीं है तो हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझाने की कोशिश करते हैं। सा कहा सर, मान लो गुरु ए शेप इधर रहा, ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ये आपका, ये देखो अभी कैसे बन रहा है, ये भैया तो ऐसे काहे होवत हो, इधर आ जाओ, ये आपका रहा वाई एक्सिस, ठीक है गुरु, ये आपका क्या रहा एक्स एक्सिस और ये आपका रहा वाई एक्सिस, ठीक है। अब मान लो कि हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, आपका मान लो कि स्ट्रेट लाइन ये वाला है, तो एक बात होता है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट, जैसे आपको इतना तो पता होगा सर क्या कि बताओ कि एक्स एक्सिस जब ऊपर जाते हैं तो ये डिस्टेंस आपका क्या कहते हैं, अथी साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है, इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। सर इधर से इधर आते हैं तो आपका क्या होगा सर, ये तो निगेटिव होता है, पक्का गुरु। हाँ अब बताओ एक्स एक्सिस जब हम ये वाई एक्सिस नीचे आएंगे तो ये भी क्या होगा आपका निगेटिव होगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर अगर इसका जैसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं -3,0 कहते हैं, और ये वाला हम कोऑर्डिनेट अगर कहते हैं 0,4 कहते हैं, किन्हीं को ये भी नहीं पता हो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं तो चिंता ना करना, अभी के लिए फिलहाल याद रख लो, जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर, तो वहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड करेंगे और ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, क्यूब का अलग अलग हम ओरिजिन मानते हैं, मथे वर्टिसेस को अलग अलग मान करके डिस्टेंस लिखा करते, बहुत ढंग से सीखेंगे। एक बात बताना, हम तुमसे कहने बताओ कि जो ये वाला डिस्टेंस है गुरु, ये वाला और ये वाला, तो देखो ये वाला जो कहलाया सर, ये वाला भी इंटरसेप्ट कहलाया, मगर किस पे, एक्स एक्सिस पे, ये आपका क्या ओरिजिन से ये वाला, तो क्या कहलाया, ये कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। देखो बाकी आप बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, हम अपने तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि किन्हीं बच्चे को जिन्हें कुछ नहीं आता है वह इस हल्के चीज़ें से सीख सकते हैं, हल्के हल्के से। अगर हम उसे भारी भरकम अगर हम चीज़ें यूज करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम तकलीफ़ें झेल चुके हैं, हमें पता है कैसे हमने सीखा है। IIT तक का सफ़र बहुत ही कह सकते हो कि तकलीफ भरा रहा है, ठीक है। देखो आगे हम बताओ कि अगर हम इंटरसेप्ट हुआ, ये आपका वाई, ये कहला सर ये भी तो इंटरसेप्ट ही है, मगर ये वाई एक्सिस पे कट करा था तो सर ये आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाया, ठीक है। अच्छा एक तुमसे देखो, एक ना हम तुमसे एक से बात पूछते हैं, वाई इंटरसेप्ट, आप एक चीज़ पढ़ेंगे क्या सर कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, और बात भी सही है। तो अगर हम तुमसे एक वैसे ही रैंडमली अगर हम आपसे पूछ लें कि सर ये वाला डिस्टेंस आप बताएंगे कितना होगा, बताओगे हमें, कहेगा सर क्या बात करते हैं, बता देते हैं। तो -3 नहीं गुरु, जब यहाँ पर डिस्टेंस निगेटिव हो ना तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे लिखते हैं, मतलब इसकी डिस्टेंस की वैल्यू 3 यूनिट होगा। और ये चीज़ें हम हिट में यूज करेंगे, जब कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़ाएंगे तब वहाँ पर कैसे, वहाँ पर आप गड़बड़ करोगे और माइनस साइन की वजह से आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। देखो आपका, अच्छा सर ये वाला अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, जरा ये बताओ। सर ये तो सिंपली आपका 4 यूनिट है, तो इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर बताओ कि सो एक्स इंटरसेप्ट कितना यहाँ पर निकल करके, एक्स इंटरसेप्ट निकल करके आया मेरा गुरु -3, और वाई इंटरसेप्ट कितना आया गुरु, सर ये वाला वैल्यू आया 4। आशा आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे जरा देखना, ये चीज़ें समझ लिया। अब हम कहते हैं हाउ टू फाइंड इंटरसेप्ट, जरा हेडिंग डालेंगे आप, हाउ टू फाइंड इंटरसेप्ट, हाउ टू फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखना जरा गुरु कैसे करेंगे। तो एक बात बताना, हमें पता है क्या सर हमको कुछ नहीं पता है, हम लोल आदमी हैं, हम मुंगेरी लाल का छोटा भाई हैं। अब मुंगेरी लाल तुम्हें नहीं पता, मुंगेरी लाल बहुत तेज़ आदमी है, उसका एक्चुअल नाम रुद्राभिषेक है, तुम्हें नहीं पता। हम लोग का एक दोस्त है IIT में था, ठीक है, उसका नाम मुंगेरी लाल रखे थे हम लोग, बड़ा गजब आदमी था, पता है। सच में बताया जाए कुछ उनके बारे में, अरे कुछ न मत जानो, तुम पहले IIT पहुँच तो जाओ। देखो एक बात बताओ, हम कहते हैं हमें बताओ, एक बात बताओ गुरु। कहा क्या सर, एक बात बताओ कि हमने जनरल इक्वेशन क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि AX + BY + C = 0 होता है, ठीक है सर। हम कहते हैं ना फॉर एक्स इंटरसेप्ट, बताओ एक्स इंटरसेप्ट निकालने क्या करना है, पुट y = 0। अगर y की 0 वैल्यू करेंगे देन द वैल्यू ऑफ x इज
एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट। मेरी बात समझ गए होंगे। और सिमिलरली किसके लिए, जहाँ हम करके बताएंगे, चिंता काहे करत है तुम। हम बताओ कि हम कहते हैं वाई एक्सिस के लिए बताओ कि तो वाई एक्सिस में क्या करेंगे सर, ऐसा हम क्यों करते हैं, तो बताओ। अगर रीजन तुम पूछोगे तो हम ये भी बता सकते हैं। बताओ कैसे, एक बात बताओ हीरो, जब एक्स एक्सिस पे आप लिखते हैं तो हमें पता है एक्स एक्सिस पे वाई यूनिट कितना होता है, 0 होता है। हमें 2 वेरिएबल था, एक वेरिएबल को हटाना था और यहाँ से हमें डिस्टेंस भी निकालना है आपका वो। तो जहाँ पर वाई एक्सिस हमेशा 0 होगा और जिस पॉइंट पे कट करेगा तो वो एक्स की वैल्यू ना वो वहाँ पर निकल कर आएगा। तो यही वाला डिस्टेंस हमें क्या दे देगा आपका, ए भाई ये आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आएगा। सिमिलरली ए भाई सिमिलरली देखो कर रहा है, एक ही वर्ड में आप 2 हैंड राइट हम नहीं यूज करते हैं, ये बोर्ड गलत है, ठीक है। सिमिलरली हमने कहा फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट क्या आपका x इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ y इज वाई इंटरसेप्ट। हमको कहा नहीं बुझवाए, हम देखो तुमको बुझा ही देते। और यही चीज़ हमें हेल्प करेगा किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में सबसे ज़्यादा, हमें यही वाला यूज ही करेंगे। बाकी हमें वो अलग बक्सा और पेटी नहीं बनाया करेंगे। सर कैसे, देखो एक बात होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। कहा सर कैसे, देखो ए भाई तुम ऐसे काहे हो बताओ, इधर आ जाओ। हम एग्जाम्पल ले लिए, मान लो कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ले लिया हमने। बताओ यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट निकालो आपका। सर एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम पुट कर देंगे आपका पुट y इज इक्वल टू 0। सर y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, बताओ एक्स का वैल्यू कितना आया, 6 आएगा। कहा ठीक है गुरु। अब एक बात होता है, अगर y इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना हो मुंगेरी लाल, अरे मुंगेरी लाल बोल द y इंटरसेप्ट अगर निकालना हो तो सर हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे होंगे तो बताओ y की वैल्यू कितना आएगा, x 0 पुट करो y की वैल्यू 2 आया। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो हम तुमको फ़ायदा दिखाई देते हैं। देखो फ़ायदा ये हुआ गुरु, ये तो गलत बात है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अगर हमें ये जब सीख गए तो हमें क्या कहलाएगा ना, हमें इसका ग्राफ हमें मिल गया। सर कैसे, देखो बताओ, अगर x 0 तो x 0 कहाँ होता है आपका, सर इस पे 0 होता है आपका। और ये कितने का, x 0 कॉमा कितना आया, 6 आया एक बार, 0,2 गुरु, सॉरी ए माफ़ करना हमारा जबान टूट गए, तुम हमको बोल दिए। ये क्या था 0, ए भाई 0,2। अच्छा अब बताओ ये पॉइंट क्या था आपका सर, 6,0, ये वाला रहा 6,0, यही आपका स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। बस यही चीज़ें हम बता रहे थे तुम्हें। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, आशा आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिस और करते हैं और जल्दी से आज इसे ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। हम लोग कल की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ पर एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, वो एक कल हम लोग ख़त्म करेंगे। और मतलब अगली वीडियो में हो सकता है 2 क्लास और लग जाए ख़त्म करने में, और बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज़, जैसा हमने पढ़ा फंक्शन क्या होता है, लाइन का स्लोप क्या होता है, यही सब चीज़ें वहाँ पर यूज होने वाला है। एवरेज रेट ऑफ चेंज कहेंगे, किसी ग्राफ पे अगर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, जिन 2 पॉइंटों के बीच निकालना है, वो 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप ही क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जरा इसे आप कॉपी करेंगे या अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अरे बोल दियो, ठीक है गुरु, आगे आ जाओ जरा, देखो जरा ये समझ गया। अब हम तीसरा समझते हैं आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस हमें एक ही जानना है, एक और बता देते हैं हम आपका अलग भले ही, पर हम लोग वही वाला यूज हमेशा करेंगे और उसी के थ्रू, चाहे आप काइनेमेटिक्स का जब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा हो तो उससे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, मतलब अलग अलग वैल्यू ग्राफ दे करके आपके अलग अलग वेरिएबल्स के बीच के ग्राफ आपसे पूछेगा, ले दे करके यही यूज होगा। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ पढ़ना है तो जो वहाँ पाएगा वहीं पर हम आपको पढ़ाएंगे। अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, करा दिक्कत ही दिक्कत है रे मास्टर, बहुत तकलीफ़ है ज़िंदगी में, हम तुम नहीं समझ सकते, बहुत तकलीफ़ में हम जी रहे हैं, हमको पढ़ना पड़ता है। देखो आ जाओ, अब भी पढ़ लो, तुम्हें हो सकता है लोग कहते हो कि अभी पढ़ लो बाद में IIT में नहीं पढ़ना होता है, जाना यहाँ से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। मगर हाँ वहाँ पर जाते जाते आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम आते आते लगभग 15-20 दिन बचेंगे तो आपको लगेगा अच्छा एग्ज़ाम, अच्छा आप पढ़ देते हैं,
तब वो ऐसे पढ़ा जाता है वहाँ। ये नहीं कि आपका जब आप भी जैसे पढ़ रहे हो, हाँ एक बात वहाँ फ़ायदा ये वाला था, जिस तरह से आप 10वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ते थे सेम टू सेम वो चीज़ें वहाँ पर होंगे और मज़ा भी लगता है। वो वहाँ का बात ही अलग है। कहता है ये सच में। तब देखो तुमसे हमने क्या कहा, हमने स्ट्रेट लाइन सीखा। स्ट्रेट लाइन का हमने 2 पार्ट सीखा, एक स्लोप क्या होता है, एक इंटरसेप्ट क्या होता है, और इसी का हमें बस ज़रूरत पड़ेगा और इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ज़रा देखो, कहा सर क्या लगे, हमने कहा हेडिंग डालिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, अच्छा लिख लेते हैं, एक ही तो ऐसे हमें पढ़ना ही है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ज़रा देखना गुरु, हम लोग कल आते ही स्टार्ट करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, चिंता ना करो। पहले तो आपको यही नहीं पता हो कि एवरेज रेट ऑफ चेंज होता क्या है, अथी ये रेट ऑफ चेंज होता ही क्या है भाई, तो लिखा जाइयो, हाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ और स्ट्रेट लाइन लिखा गया। क्या करें, इसे कर लें, अच्छा इसे सुधार सकते हैं गुरु हमें, ये देखो, हाँ डिफरेंट फॉर्म्स, अरे ये भी और ही आ रहा है, ये बात तो गलत है गुरु, ऐसे कहा ही लिखाता है, ये तो हमारा दिल ही तोड़ देता है। कहता नहीं मास्टर, ये लिखो, हम अपने से लिख देते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब और अच्छा से लिखते हैं और फिर से इसे कन्वर्ट करेंगे। कहता दिखने में मज़ा लगना चाहिए, दिखने में, ठीक है। आपका अच्छा अगर नोट्स चाहिए ना तो आप टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अरे भाई तो वैसे काहे हो रहा था हो हमारा, अरे नहीं बोलेंगे तुम्हें, ये भाई आज ही हो बर आ जाओ, हाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन अब्बर आ गया। ये दूसरे ये रहा, हम इसमें पहला हेडिंग डालेंगे, आप देखो जरा मजाक हो गया। पहला नाम में आप पढ़ेंगे, लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। हमें एक ही पढ़ना ही है, बाकी इसके अलावा यूज ही नहीं करेंगे, तो हम काहे के लिए पढ़ें, ठीक है। कहा सच में मास्टर, हाँ हम कह तो रहे हैं कि इसके अलावा अगर कोई यूज कर दिए तो तुम हमें हम पे FIR कर देना जा करके। कहा सच में, ये मज़ा आ जाएगा फिर तो मास्टर, स्टार्ट करने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा तो आपका क्लास। देखो एक बात बताओ, हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक बात बताओ, हम एग्जाम्पल कहते हैं, हमें पता क्या है सर कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। कहा सर ये वाला तो हम पढ़ के आए हैं अभी अभी, वो कुछ ये देखो, आप बताओ दूसरा कलर से लिखाना, इसमें मेरा का गलत ही है, बताओ क्या था सर, ये AX प्लस BY और प्लस C इज इक्वल टू 0 था। एक बात बताओ गुरु, हम क्या करते हैं, देखना जरा ध्यान से, इसे हम BY इज इक्वल टू माइनस AX और माइनस C लिख दें। कहा ठीक है सर, लिख दिए, पर आपका मर्जी है, हम इसमें का कर सकते हैं। देखो तब AX प्लस BY इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं गुरु, बताना यहाँ से, Y इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं आपका माइनस A/B इंटू X और प्लस माइनस C/B, माइनस C/B, हम इस फॉर्म में इसे लिख दिए। एक बात कहेंगे सर, एक बात बताइए, ये वाला चीज़ क्या कहला। अब देखना सो यहाँ पर ना हम कह देते हैं Y इज इक्वल टू M इंटू X प्लस, इसको हम एक अलग कांस्टेंट, बड़ा सी हम एक कांस्टेंट नाम दे दिए। सर एक का लिख दिए हैं, कहाँ उड़ गया सर, एक बात बताना, हमें लिखना था वाई स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो ये जो कहलाया यहाँ पर एम क्या था सर, एम आपका था स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर ये इसका वैल्यू क्या था, तो एम इज इक्वल टू कह सकते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, वही वाला टेन ऑफ आगे वाला एंगल। अब थीटा तुम लिखा ही मत करो, हमेशा लिखा करो आगे वाला एंगल, आगे वाला एंगल, ठीक है सर। तो अच्छा एक बात देखना, तो अगर हम यहाँ से एक चीज़ और हम बता सकते हैं, बाकी ना ज़्यादा डिटेल्स में मत पढ़ना स्ट्रेट लाइन, तुम्हें स्ट्रेट लाइन पढ़ने का मन करे तो जाके पढ़ लेना तुम अथी में, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसमें, मैथ्स में, ठीक है। यहाँ मत दिमाग लगाना। तो बताओ यहाँ हम बस डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि अगर ये क्या था बता सकते हो आपका, ये वाला देखो माइनस ऑफ, ये क्या था आपका सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ, अगर जनरली कि उसमें दिया रहे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बटा कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। ये आपका स्लोप का वैल्यू याद रखेंगे।
अब सर ये एक बात और हमें बताना, सर ये आपका सी क्या कहलाया? देखो आपका सी जो कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कहाँ सर, कैसे वाई इंटरसेप्ट? देखो तो भैया, तो वाई इंटरसेप्ट कैसे कहलाया? एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, वाई की वैल्यू किसके बराबर? सी के बराबर, तो वो क्या कहलाता है? वाई इंटरसेप्ट ही कहलाता है। मतलब अगर हमें स्लोप और अगर वाई क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट पता चल जाए तो क्या हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने में सक्षम हैं? पक्का? हाँ। तो एक बात बताना, कहा क्या सर, अगर मान लेते हैं कि कोई, अगर जैसे आप वहाँ मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो उसका वहाँ पर स्लोप की वैल्यू लिखते थे डिफरेंस, अच्छा वाई यूनिट का डिफरेंस अपॉन एक्स यूनिट का डिफरेंस, ये लिखते थे। तो वो आप वहाँ पढ़ेंगे, छोड़ दो, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा हमें, हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है, उतना हम लोगों को मैथ्स नहीं सीखना है यहाँ। जब कहते हैं सर ये समझ में आ गया, तो ज़रा देखो हम तुमसे कुछ सवाल पूछ लेवत हैं। कहा कैसे? शायद मेरे पास अगर सवाल हम लिख के लाए हों तो होना चाहिए गुरु, देख लेते हैं अगर होगा तो। हाँ है, बहुत बढ़िया, अरे वाह आ गया। देखो ज़रा हम तुमसे कुछ पूछ ही लेते हैं। इस सब का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है और हम आपको समझाते भी चलेंगे, चिंता ना करना, ठीक है। देखो हम पहले तो तुम्हें लिख देते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू हम तुम्हें दे रहे हैं, ये 30 डिग्री दे रहे हैं, और ये वाला वैल्यू हम दे रहे हैं आपका, ये पॉइंट दे रहे हैं गुरु 0 सॉरी शंभा, ये आपका है 4,0 है। इसका इक्वेशन लिखना है। मान लो कि ये पॉइंट आपका 0,4 दे रखा है, और ये पॉइंट दे रखा है गुरु, ये दे रखा है आपका 4,0 दे रखा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं आपका, ये वाला वैल्यू दे रखा है आपका 45 डिग्री, 45 से अच्छा है आप ले लीजिए 30 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। ये वाला 45 चलो कर लो आप, ये 45 कर लो। ये वाला आप देख लेना, यहाँ पर हम आपको दे देते हैं कि सर ये वाला पॉइंट मान लीजिए कि 4,0 है, और ये वाला -3, एक सेकंड अच्छा से लिख देते हैं। ये भाई तो वैसे काहे होता है हो, ये बताओ आपका, ये 0,-3 है, ठीक है। ये वाला तो सेम ही ग्राफ है, मगर यहाँ पर कुछ और हम आपको दे देते हैं। मान लो गुरु, मान लो कि ये वैल्यू दे रखा है आपका, दे रखा है 0,5, और ये वाला एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है 30। पहले इतना ही कर लेते, तुम्हें इतना ही सिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हें तकलीफ़ होगा। पहले इस सबको हटा देते हैं, ढेर सारा सवाल आएंगे, चिंता मत करो। ये भाई तू काहे इसे आता है, इतना हम सिलेक्ट करते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है अपने मर्ज़ी से। ये देखो, चलो कोई बात नहीं, कहता नहीं हटेंगे तो इसको रहने ही दो, चलो पूरा ही कर ही लेते हैं। आ जाओ पहला लाइन पे। देखो सिंपल सा काम करना, आप पहले वो ढूंढना है क्या, y = mx + c में हमें चाहिए स्लोप चाहिए, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या सर, tan ऑफ आगे वाला एंगल, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए सर, y इंटरसेप्ट कहने का मतलब ऑरिजिन से वह y एक्सिस को किस जगह पे कट कर रहा है विथ साइन, हाँ या ना। देखो जरा आ जाओ, पहला हम लिखते हैं सर, अगर बताओ कि अगर हम स्लोप लिखते हैं, स्लोप = तो सर स्लोप = तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अब tan ऑफ आगे वाला एंगल है क्या आपका, सर tan 30 के बराबर है। सर tan 30 को कितना, 1/√3, ठीक है। अच्छा √3 तो यहाँ बता देना गुरु, कि बताओ कि जो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे। अच्छा एक बात, अगर tan 30 वाला हो गया तो हमें y इंटरसेप्ट चाहिए, मतलब c का वैल्यू चाहिए, तो क्या आप बता सकते हो कि ये वाला वैल्यू हमें पता है? नहीं पता। तो सर यहाँ क्या करेंगे ना, 0, हम क्या मान लेते हैं आपका, c मान लेते हैं, ठीक है। हाँ हम सी का विथ साइन रख देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा बताओ अगर ये वाला 30, तो बताओ ये वाला एंगल कितना आपका, सर ये भी एंगल 30 है, तो बताओ कि tan 30 बराबर क्या होता है, सर 1/√3 होता है, ठीक है गुरु। 1/√3 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सर परपेंडिकुलर मेरा आपका c हुआ, और ये डिस्टेंस मेरा सर 4 हुआ, ऑलरेडी बता के आ चुके हैं। तो सर c का वैल्यू कितना हो गया, बता दो जल्दी से, 4/√3 हुआ। ये वाला यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए इस सवाल को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाया जाए, ठीक है। ये भाई तू यहाँ आ जा, ठीक है यहाँ पे। तो एक बात उतना कहा क्या सर, सी का वैल्यू मिल गया, मगर हमें पता है ना कि सी किधर है आपका, वाई एक्सिस से, ये सॉरी निगेटिव वाई एक्सिस में, तो सी का जो वैल्यू आपका अगर हम यहाँ से आप पूछें कि वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आप लिखेंगे गुरु, वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू लिखेंगे सर, वो -4/√3 आएगा, ठीक है। तो आ जाओ बताओ क्या y = mx + c में इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे सर, तो सर y = स्लोप के वैल्यू 1/√3 लिख दीजिए,
इंटू एक्स, और सी का वैल्यू क्या लिखें -4/√3। आप ऐसे ही छोड़ना, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, या आप इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो √3y = x - 4 आप लिख रहे होंगे। कोई दिक्कत है? करा दिक्कत ही दिक्कत है। अरे बार बार पढ़ना आ जाएगा समझ में। आज जरा इस सवाल में और कौन कौन है, चलो छोड़ दो ये बताओ, इसको हम ये कहता हम अकेले हटेंगे ही नहीं, ये क्या बात है हो, इसको हम आज हटाइए कि छोड़त हैं। ये तो भाई डिलीट हो जा, तू भी डिलीट हो जा। अब तो आएगा अकेले, करा अब तो आएंगे ही। इसको यहाँ रख दीजिए। आइए इस सवाल पे देखो ज़रा, यहाँ पे इस सवाल को उठा के हम अब कलर ही चेंज कर लेते हैं ताकि आप समझने में आपको आसानी हो। ये रहा गुरु, ये रहा, इसको हम कर लेते हैं ये रेड पेन। अब आगे आ जाओ, ठीक है। देखो इस ग्राफ में हमें क्या चाहिए, पहले स्लोप चाहिए। सर स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan ऑफ आगे वाला एंगल। तो यहाँ पर ध्यान से देना गुरु, ये वाला वैल्यू आपका थीटा था। अच्छा रेड ही आ गया है जी, तो वैसे काहे होता है हमारे साथ, ये वैल्यू थीटा था और ये वैल्यू आपका अल्फा है। कहेंगे सर एक बात बताइए, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू पहले लिखिएगा कि tan अल्फा। सर tan थीटा हम कहाँ से लिख पाएंगे, तो कहेंगे क्या लिखेंगे, तो बताओ हम सबसे पहले लिखेंगे tan ऑफ अल्फा की वैल्यू। कहाँ लिखिए सर, tan ऑफ अल्फा क्या होगा, ये डिस्टेंस। सर ये डिस्टेंस कितना आपका था, 4 था। बताओ ये डिस्टेंस कितना है आपका, सर ये भी 4 है। ये वैल्यू कितना आया, 1 आया tan अल्फा की वैल्यू। अब कहे सर हमें आगे वाला एंगल कैसे मिलेगा, अरे भैया अब 90 से ज़्यादा है ना, 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा हमें क्या पता है कि वह कुछ और नहीं जो आपका वैल्यू निकाले हो ना tan अल्फा की वैल्यू, इसको माइनस कर दो। मतलब किसको, आपका अगर tan ऑफ थीटा मतलब tan ऑफ आगे वाला एंगल का वैल्यू, जिसे हम स्लोप कहेंगे, आगे वाला एंगल, ये वाला आप क्या कहेंगे सर, ये कुछ और नहीं, ये वाला वैल्यू m की वैल्यू आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है सर। तो बताओ इसका जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो y = mx, तो स्लोप कितना निकाले सर, आगे वाला एंगल -1 इंटू एक्स और प्लस y इंटरसेप्ट। भैया यही तो y इंटरसेप्ट है, कितना है, ये वाला देखो, ये वाला, ये आपका 4 है। सर यहाँ 4 लिख दीजिए, मतलब ये y -+x हो जाएगा =4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और दिखाते हैं तुम्हें, ज़रा आ जाओ यहाँ पे इस सवाल में, ज़रा देखना आगे कैसे कर लें। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, इसे छोटा कर दें। हाँ देखो ज़रा, इसे हम छोटा कर देवत हैं भैया, तो छोटा हो जा। हाँ तुम इतना भी छोटा मत हो जाओ कि दिखबे मत करिए। ये ठीक है, हाँ एकदम ठीक है, यही तो कमाल का चीज़ है डिजिटल वर्ल्ड में गुरु। ये रहा, कहाँ गया भैया, ये आ जाओ। एक बात बताओ हीरो, कहा का मास्टर, बताओ अगर हम इसे लिखना होगा तो सेम काम यहाँ पे आप करेंगे। कहेंगे क्या सर, बताओ ज़रा इस इक्वेशन के लिए आप कैसे लिखेंगे। तो सर यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि हमें अगर 30 का वैल्यू है तो बताओ ये वाला कितना होगा सर, ये थीटा, यही वाला आगे वाला एंगल तो यही वाला होगा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाएंगे, इतना तो हमें पता है। या अगर tan 150 की वैल्यू अगर आपको याद है तब तो बात की बात है, तब तो आप कोई पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कल से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कहा ठीक है। एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि tan ऑफ, यहाँ बताओ कि आगे वाला एंगल अगर हमें लिखना हो तो सर आगे वाला एंगल, तो सर ये हम तो नहीं लिख पाएंगे, मगर हाँ हमें पता है कि इसके वैल्यू कुछ और नहीं, tan 150 के बराबर है। अच्छा अब अगर मान लो अगर 150 की वैल्यू नहीं आता, जो कि हमें पता है tan 90 + 30 किन्हों को आता है तो निकाल लेंगे, पर हमें उसका ज़रूरत ही नहीं। क्यों, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, अरे यहाँ पर तुम वैल्यू करवा रहे हैं, बस वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन आंसर है। इसका हम जनरली यूज हम लोग करते हैं, आने वाले चैप्टर्स पूरे जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें पे आज यूज कर लेंगे। अब हम लोग कह सकते पूरी फिजिक्स में हम यही यूज करेंगे, आगे वाला एंगल पीछे वाला एंगल, आगे वाला एंगल पीछे वाला एंगल, कर मास देयर डांस। देखो इधर तो 1 tan 50 बताओ कि tan 30 हमें पता है सर कितना होता है, सर 1/√3 होता है। तो हमने क्या कहा था कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल ही होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो यार इसमें बताओ कि 150 90 से ज़्यादा कि कम, कह रहा है सर 90 से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा। तो किसके, ये वाला पीछे वाला एंगल कितना आपका 30 डिग्री, तो tan 30 कितना 1/√3, इसको माइनस कर दो, -1/√3, ठीक है। ये स्लोप मिल गया। सर y इंटरसेप्ट हमें पता है, हाँ पता है कितना 0,5 है। अच्छा सिर्फ 5, तो y = स्लोप कितना आपका सर -1/√3 इंटू एक्स और प्लस c का वैल्यू सर 5। ये वाला आंसर हो गया। आप आशा है समझ रहे होंगे। और ये आप 2 सवाल होमवर्क करना है, कल कुछ और अच्छे सवाल आपके लिए मिल जाएंगे। आते ही पहले आधा घंटा लगभग, आधा घंटा नहीं कर सकते, 15 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका सवाल पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा,
अब वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुरंत हम लोग कल आते ही हम स्टार्ट करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, और उसके बाद ख़त्म करने के बाद हम लोग जस्ट पहुंचेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के पास, जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ही कहलाता है। आशा है समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।